हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर। अभी आज हम देखेंगे CR66 का लास्ट पार्ट एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम CR66.A.210 दैट इज द एक्सटेंशन टू द स्कोप ऑफ ऑथोराइजेशन। अभी तक हम लोगों ने रिक्वायरमेंट तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके आगे देखेंगे। सपोज इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड द योर स्कोप ऑफ ऑथोराइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रीम, सपोज आप मैकेनिकल के ही हो एंड मैकेनिकल स्ट्रीम में अगर आप ऑथोराइजेशन का स्कोप एक्सटेंड करना चाहते हो, then what is the requirement? You have to complete the training requirement, you have to fulfill that training requirement and additional 6 months experience on the type of component। जिस component का आप certification authorization चाहते हो उस particular component के लिए आपको additional 6 month का experience चाहिए। and अगर आप scope of ऑथोराइजेशन आप एक्सटेंड करना चाहते हो एडिशनल स्ट्रीम में, सपोज इफ़ यू आर फ्रॉम द मैकेनिकल स्ट्रीम एंड इफ़ यू वांट टू द स्कोप ऑफ ऑथोराइजेशन ऑफ द एवियनिक स्ट्रीम, देन 24 मंथ्स का मेंटेनेंस एक्सपीरियंस चाहिए उस कैटेगरी का, एंड आउट ऑफ विच योर 6 मंथ्स विल बी द रिसेंट एक्सपीरियंस। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ ऑथोराइजेशन। एंड कॉम्पिटेंसी जो है, इसके बाद आपका एक्सपीरियंस जब फुलफिल हो जाएगा तो आपकी कॉम्पिटेंसी चेक की जाएगी एंड आफ्टर असेसमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंसी यू विल गेट द सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन। सो इसका मीनिंग क्या है? दो इसमें आपको स्कोप ऑफ ऑथोराइजेशन आप एक्सटेंड कर सकते हो, एक तो आप ही की स्ट्रीम में एंड प्लस एडिशनल स्ट्रीम में भी। अगर आप मैकेनिकल स्ट्रीम के हो और मैकेनिकल स्ट्रीम में आप स्कोप ऑफ ऑथोराइजेशन एक्सटेंड करना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी एज वेल एज 6 महीने का आपको एक्सपीरियंस चाहिए उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का। और अगर मान लो आप एडिशनल स्ट्रीम में, सपोज मैकेनिकल से आप एवियनिक स्ट्रीम का कोई कंपोनेंट के लिए सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन चाहते हो तो आपको 24 मंथ्स का मेंटेनेंस एक्सपीरियंस चाहिए और उसमें से 6 मंथ्स का रिसेंट एक्सपीरियंस आपको चाहिए, और उसके बाद में आपकी कॉम्पिटेंसी असेस की जाएगी एज पर दी CR66.A.205 जो भी रिक्वायरमेंट में दी है, और उसके बाद में आपको सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन इशू किया जाएगा। अब इसके बाद में प्रिविलेजेस, व्हाट आर द प्रिविलेजेस ऑफ द सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन होल्डर, जैसे कि लाइसेंस होल्डर के प्रिविलेजेस है कि CRS इशू करना आफ्टर द मेंटेनेंस, वैसे ही सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन होल्डर के क्या प्रिविलेजेस है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी देखा, सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन आपको मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ CR66 AME लाइसेंस और ऑन द बेसिस ऑफ द AME कोर्स और द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और डिग्री इन इंजीनियरिंग। सपोज आपको सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन मिला है ऑन द बेसिस ऑफ CR66 AME लाइसेंस, तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप मेंटेनेंस कैरी आउट करोगे, देन आफ्टर कैरिंग आउट द मेंटेनेंस यू कैन इशू द सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस दैट इज द CRS। ठीक है, फॉर शॉप्स एंड सिस्टम्स ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड इंजन। अगर आपको लाइसेंस के बेसिस में सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन मिला है, देन यू कैन इशू द CRS, यू कैन इशू द सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस फॉर शॉप्स एंड सिस्टम्स ऑफ द एयरक्राफ्ट इंजन, बट दैट पर्टिकुलर component when you can issue the CRS, when you can issue the certificate of maintenance, you can issue the certificate of maintenance when that particular component is at a shop level and that particular component is not fitted on the aircraft, then only you can issue the CRS और सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस। और इसी को हम बोलते हैं CFM 1 भी बोलते हैं, जो कंपोनेंट के लिए आप CRS इशू करते हैं उसे। ठीक है, और सपोज आप सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन होल्डर हो, आपको सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन मिला है ऑन द बेसिस ऑफ AME कोर्स या फिर डिप्लोमा के बेसिस पे या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग के बेसिस में, देन यू कैन सर्टिफाई योर वर्क आफ्टर कैरिंग आउट द मेंटेनेंस। ओके, बट एज इंडोर्स ऑन द सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन, जो भी आपके सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन पे इंडोर्स हुआ है वही वर्क आप क्या कर सकते हो, सर्टिफाई कर सकते हो। उसके बाद में CRS ऑन एयरक्राफ्ट इंजन शैल बी डन प्रोवाइडेड द अप्रूवल होल्डर हैज AME लाइसेंस इन रिलीवेंट कैटेगरी। अब क्या है, जैसे मान लो आपके पास में AME लाइसेंस है तो आप एयरक्राफ्ट और इंजन का CRS इशू कर सकते हो उस रिलीवेंट कैटेगरी का आपके पास में लाइसेंस है तो। बट अब जो सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन और लाइसेंस का जो बेसिक डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन शैल बी लिमिटेड ओनली टू द शॉप लेवल वर्क। He cannot issue the CRS for other work. He can issue the CRS, he can issue the certificate of maintenance at shop level work only, and it shall not include, certification authorization shall not include the major maintenance of aircraft,
एंड और इंजन। सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन जो है उसमें एयरक्राफ्ट या इंजन का मेजर मेंटेनेंस इंक्लूड नहीं होता है और ये लिमिटेड है सिर्फ शॉप लेवल वर्क के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में वैलिडिटी क्या है सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन की। जैसे CR66 AME लाइसेंस की वैलिडिटी 5 साल है, वैसे ही सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन की वैलिडिटी 1 ईयर है। ओके, certification authorization is valid for 1 year and after the 1 year your certification authorization will get expired. So आपका जो सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन है वो वापस रिन्यू करना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन कौन रिन्यू करेगा? क्वालिटी मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स वैलिडिटी 1 साल की है और 1 साल के बाद इसे रिन्यू करना है तो कौन रिन्यू करेगा? क्वालिटी मैनेजर। एंड क्वालिटी मैनेजर विल रिन्यू योर सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। व्हाट आर द कंडीशन? लास्ट के प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में आपने कम से कम 3 मंथ्स आपके जो भी सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस है ऑफ दिस सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन वो आपने एक्सरसाइज किए, वो आपने यूज़ किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट के 24 मंथ्स में आपने रिफ्रेशर कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, रिफ्रेशर कोर्स किया है, ट्रेनिंग कंप्लीट की है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, तो फिर आपका लाइसेंस आपका सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन क्या होगा? रिन्यू होगा। आप मेडिकली फिट होने चाहिए एंड उसके बाद में ऑब्वियसली आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होने चाहिए या फिर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो अभी आपका सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन इशू हो गया और उसके बाद में आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को लिफ्ट किया, आपने कंपनी लीव की है, ठीक है। अभी आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो अभी आपका इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन रिन्यू नहीं होगा, ठीक है। सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन रिन्यू कब होगा? जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होंगे तभी होगा, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशंस व्हेन योर सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन विल बी रिन्यूड एंड इट विल बी रिन्यूड बाय द क्वालिटी मैनेजर। सो वैलिडिटी 1 साल की है, सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन रिन्यू करेगा क्वालिटी मैनेजर और किस किस कंडीशन में करेगा ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको ये करना है कि आपका ऑथोराइजेशन जो भी सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन आपको इशू हुआ है ऑर्गेनाइजेशन से वो कब सस्पेंड हो सकता है, कब कैंसिल हो सकता है, तो उसकी कंडीशंस यहाँ पे दी है। सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन जो है वो आपका कैंसिल कब हो सकता है या सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन कब विड्रॉ हो सकता है? अगर मान लो सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन होल्डर ने अगर कोई भी काम केयरफुल एंड कॉम्पिटेंट मैनर में परफॉर्म नहीं किया है और उसके बाद में उसको क्या किया है? CRS इशू किया है, देन उसका ऑथोराइजेशन कैंसिल हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। ओके, एंड सपोज सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन होल्डर के पे एक कंपोनेंट ऐड है और उसने कोई और कंपोनेंट साइन किया है और कोई कंपोनेंट सर्टिफाई किया है जिसके लिए वो अथोराइज नहीं है, then also his certification authorization can be suspended or can be cancelled by the authority as well as the organization. ओके, इसमें दिया हुआ है कि सपोज आपके पास इसमें एक कंपोनेंट ऐड है, ठीक है। सपोज आप मैकेनिकल के और आप इलेक्ट्रिकल का कंपोनेंट सर्टिफाई नहीं कर सकते लेकिन आपने किया है, ठीक है, देन आपका सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन कैंसिल हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। एंड लास्ट, इट इज अनडिजायरेबल फॉर एनी अदर रीजन दैट द होल्डर ऑफ सच ऑथोराइजेशन शुड कंटिन्यू टू एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ एन अप्रूवल होल्डर। अब मान लो आपका ऑथोराइजेशन कैंसिल हो गया है, ठीक है, आपने चाहे केयरफुल या कॉम्पिटेंट मैनर में आपने काम नहीं किया इसलिए हुआ, या फिर चाहे आपने कोई और कंपोनेंट जिसके लिए आप ऑथोराइज नहीं हो वो सर्टिफाई किया है, या कोई और वर्क जिसके लिए आप ऑथोराइज नहीं हो वो वर्क आपने सर्टिफाई किया है, तो इस केस में आपका ऑथोराइजेशन कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद में आपकी इंक्वायरी चल रही है, तो किसी भी रीज़न से अगर आपका लाइसेंस कैंसिल होता है, ऑथोराइजेशन कैंसिल होता है या विड्रॉन होता है, तो आपको रिस्टोर नहीं करना है विदाउट द अप्रूवल ऑफ DGCA, दैट इज रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिस। अगर रिस्टोर करना है तो पहले आपको DGCA रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिस से आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा एंड देन ओनली योर सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन विल बी renewed or you can say that the restored. ओके, अब ऐसा भी नहीं, मान लो आपको एक सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन आपका अभी सस्पेंड हुआ है तो दूसरा कोई सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन आप दे रहे हो, अगर दे रहे हो, ठीक है, अगर सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन आपको ग्रांट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन तो उसके लिए भी उनको पहले DGCA से प्रायर कंकरेंस लेना पड़ेगा। DGCA से किससे? रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिस से। अब ये हो गया है, मतलब क्या है कि अगर आपका जो ऑथोराइजेशन है वो विड्रॉन किया है तो रिस्टोर करना है तो भी DGCA रीजनल एयरवर्दीनेस से ऑफिस से
अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर दूसरा ऑथोराइजेशन देना है तो भी प्रायर कंकरेंस डीजीसीए रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिस से लेना पड़ेगा। अब कोई भी अप्रूव्ड या ऑथोराइज पर्सन के अगेंस्ट में आप डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हो, देन यू हैव टू इंटीमेट टू द डीजीसीए, दैट इज इमीडिएटली आपको डीजीसीए रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिस में क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। और जो भी आप, चाहे आप शो कॉज नोटिस, वार्निंग दे रहे हो या मेमो इशू कर रहे हो उस अप्रूव्ड पर्सन या ऑथोराइज पर्सन को, तो आपको वो कॉपीज, जो भी वार्निंग इशू की है उसकी या मेमो इशू किया है उसकी कॉपी आपको डीजीसीए रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिस को सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका सस्पेंशन किस किस केस में हो सकता है, कैंसिल किस केस में हो सकता है, और रिटर्न आपको कैसे करना है, सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन, या फिर उसके बाद रिस्टोर की क्या कंडीशन है, रिस्टोरेशन ऑफ द सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन, ये इस पॉइंट में CR 66.8.225 में मेंशन किया हुआ है। अब इसके बाद में अपेंडिक्स दिया हुआ है। अभी तक हम लोगों ने देखा है, जैसे मान लीजिए कैटेगरी A, B1, B2, B3, कैटेगरी C है, तो सबके लिए सब जितने भी टॉपिक्स है, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स है या जितने भी सब टॉपिक्स है या जितना भी सिलेबस है उसकी लेवल डिसाइड की है। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये किया हुआ है। तो इनका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द नॉलेज लेवल्स। ठीक है, लेवल 1 मीन्स क्या है, लेवल 2 मीन्स क्या है एंड लेवल 3 मीन्स क्या है, तो ये अभी मेंशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो लेवल 1 मतलब क्या है, कोई भी सब्जेक्ट के जो मेन एलिमेंट्स हैं उनका जस्ट फैमिलराइजेशन। ठीक है, मीन्स अगर फैमिलराइजेशन वर्ड है, लेवल 1 मीन्स क्या है, फैमिलराइजेशन ऑफ द टॉपिक, फैमिलराइजेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द टॉपिक, फैमिलराइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वही है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, you should familiar with the basic elements of the subject, you, that is the simple description of the whole subject, and you should able to use the typical terms of the subject, that is the level 1 means अगर familiarization word आता है तो level 1 है, दैट इज द नॉलेज लेवल। ठीक है, अब लेवल 2 में दिया हुआ है जनरल नॉलेज ऑफ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड एबिलिटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो फैमिलराइजेशन होगा तो लेवल 1 और लेवल 2 होगा तो जनरल नॉलेज, आपको सिर्फ जनरल नॉलेज होना है उसका, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट and theoretical aspects से, and ability to apply that knowledge. If you have level 2 knowledge of the subject means you should able to apply that particular knowledge. Okay, you should able to understand the theoretical fundamentals, you should able to give a general description of the subject, you should able to use mathematical formula, you should able to read and understand the sketches, drawing and schematic, and you should able to apply knowledge in a practical manner using detailed procedure. So this is the general knowledge of the theoretical, and this is the level 2. And after that level 3 is coming. And what is the level 3? Level 3 means detailed knowledge of the theoretical and practical aspects of the subject and capacity to combine and apply separate elements of knowledge in a logical and comprehensive manner. तो लेवल 3 हो गई। ठीक है, एंड आफ्टर द लेवल 3 नॉलेज और लेवल 3 ट्रेनिंग, यू शुड know the theory of the subject and interrelationship with other subject. You should able to give a detailed description of the subject using theoretical fundamentals as well as the specific example. You should understand and be able to use mathematical formula related to the subject, and you should able to read, understand and prepare the sketches, simple drawing and schematic which will describe the subject. तो ये जो तीनों नॉलेज है लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. लेवल 1 मीन्स ओनली फैमिलराइजेशन, लेवल 2 जनरल नॉलेज, एंड लेवल 3 detailed knowledge. You can say that the analytical study of the subject, analytical study of the topic, analytical study of the subtopic, that is the level 3. तो level 1 familiarization, level 2 general knowledge and level 3 detailed knowledge. Okay, अब इसके बाद में कुछ फॉर्म्स है। ठीक है, सी फॉर्म 19-01। अभी जैसे मान लीजिए आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपके मॉड्यूल्स क्लियर हो गए पूरे, तो फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो यू हैव टू अप्लाई ऑन सी फॉर्म 19-01. सी फॉर्म 19-02 इज फॉर द एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ लाइसेंस. सी फॉर्म 19-03 इज फॉर द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ CR 66 AME लाइसेंस। मतलब क्या है, अगर मान लो आपका लाइसेंस रिन्यू करना है, लाइसेंस की वैलिडिटी 5 साल है, 5 साल के बाद रिन्यू करना है, तो आपको कौन सा फॉर्म देना पड़ेगा, सी फॉर्म 19-03 देना पड़ेगा। एंड उसके बाद में अगर मान लीजिए जिनका प्रीवियसली लाइसेंस इशू है तो उनको लाइसेंस
कन्वर्ट करना है या लिमिटेशन रिमूव करना है तो उसके लिए सी ए फॉर्म 19-04 फिल करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में सी ए फॉर्म 19-05 इट इज़ फॉर द एप्लीकेशन फॉर द यूज ऑफ इशू ऑफ द डुप्लीकेट CR66 AME लाइसेंस। सपोज आपका लाइसेंस लॉस्ट हुआ है तो डुप्लीकेट लाइसेंस इशू करने के लिए सी ए फॉर्म 19-05 आपको देना पड़ेगा। सी ए फॉर्म 19-06 इज़ द मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको हर इसमें लाइसेंसिंग के केसेस में भी एज वेल एज आपको सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन के केसेस में भी मेडिकली फिट होना पड़ेगा। तो you have to submit the medical certificate and that is on the CA form 19-06. CA form 19-07 it is for the application for allotment of computer number for appearing in AME license examination। इसके ऊपर एक नया वीडियो आएगा कि कंप्यूटर नंबर अलॉटमेंट के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है टू द CEO DGCA। इसके बाद में जो भी आपको रिटर्न पेपर में के लिए बेसिक नॉलेज एग्जामिनेशन के लिए जो रिटर्न पेपर में अपीयर होना है इसके लिए आपको अप्लाई करना है सी ए फॉर्म 19-08A पे। उसके बाद में अगर टाइप एग्जामिनेशन देना है, दो टाइप की एग्ज़ाम है, एक है आपका बेसिक एग्जामिनेशन एंड दूसरा टाइप एग्जामिनेशन। टाइप एग्जामिनेशन इज़ फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, तो उसके लिए अपेयर करना है तो सी ए फॉर्म 19-08B। और अगर मान लो आपको बेसिक एग्जाम में अपेयर होना है तो सी ए फॉर्म 19-08A पे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो सी ए फॉर्म 19-09 पे अप्लाई करना है। और जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस आप शो करोगे दैट इज ऑन द लॉग बुक वर्क रिकॉर्ड, सो फॉर्मेट ऑफ दैट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स लॉग बुक एंड वर्क रिकॉर्ड दैट इज गिवन ऑन सी ए फॉर्म 19-10। ओके, एंड 19-11 अगर मान लो आपने क्या है पूरे मॉड्यूल्स आपने क्लियर कर लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, CEO को आप बेसिक नॉलेज एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे दैट इज ऑन CA फॉर्म 19-11। ओके, तो अभी हमारा CR66 पूरा कंप्लीट हो गया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।